गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इम्पैक्ट में। फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर से जीव विज्ञान के अंतर्गत जो हम लोग जैव प्रक्रम चैप्टर को शुरू किए थे, उसमें जो पोषण पढ़ा जा रहा था, उसके आगे की स्टडी को हम लोग आज जारी रखेंगे। आज का अपना टॉपिक है मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि मनुष्य जो है एक विषमपोषी जीव है। मनुष्य जो है विषमपोषी जीव है। ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर या पेड़ पौधों पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, तो मनुष्य में पोषण जो होता है वो विषमपोषी पोषण होता है। मनुष्य में पोषण के अंतर्गत मनुष्य करता क्या है कि भोजन को जंतुओं के समान ग्रहण करता है और फिर उसका पाचन करता है। पाचन के बाद बचे हुए भोजन से हमें आगे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मुख्यतः मनुष्य में पोषण के अंतर्गत हमें मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है इसको समझना है। तो सर्वप्रथम पाचन को परिभाषित कर लेते हैं। पाचन का अर्थ है भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूट जाना, ताकि शरीर के द्वारा उसका सुअंगीकरण किया जा सके और उसका उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति की जा सके। फ्रेंड्स, मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो मुख्यतः आहार नाल एवं कुछ सहायक ग्रंथियों के माध्यम से होता है। तो आहार नाल क्या है? तो आहार नाल जो है एक नलिका है जो मनुष्य के मुंह से मल द्वार तक फैली होती है। लगभग 30 फीट लंबी होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। मनुष्य के मुंह से इसके मल द्वार तक जो फैली हुई ये नलिका दिखाई दे रही है, एक गुहा जो ये दिखाई दे रही है, इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है? 30 फीट होती है इसकी लंबाई। तो अब हम लोग देखेंगे कि भोजन का आहार नाल में किस प्रकार से पाचन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मनुष्य भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मनुष्य जो है सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करता है अपने मुंह के द्वारा। तो मुंह में भोजन को चबाने के लिए, उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ने के लिए मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसके अलावा उस भोजन को गीला करने के लिए, ठीक है, उस भोजन को गीला करने के लिए और उसे जो है मुलायम बनाने के लिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, जिनसे जो लार निकलता है वो उसमें मिल करके उसको मुलायम एवं गीला कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक मांसल जिह्वा होती है। मांसल जिह्वा के ऊपर जो है स्वाद कलिकाएँ होती हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं से हमें अलग अलग भोजनों का अलग अलग स्वाद जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन दांतों के बारे में हम समझ लें। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। यहाँ पर इनका अंग्रेजी वर्जन आप दे सकते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फ्रेंड्स, इंसाइजर जो है वे दांत है जो सामने होते हैं, 2 जोड़ी ऊपर और 2 जोड़ी नीचे। ये काटने का कार्य करते हैं। किसी भी चीज़ को हम जहाँ से काटते हैं, जैसे बिस्किट खाते समय जहाँ से जिस दांत से काटते हैं वो कृंतक है। रदनक जो है वो वैसे दांत है जो कृंतक के जस्ट बगल में होते हैं, उसके दोनों साइड में होते हैं, दोनों बगल में होते हैं और ये फाड़ने का कार्य करते हैं। और अग्रचवर्णक और चवर्णक जो है ये जो है गाल दांत इनको कहा जाता है, या चीक टीथ भी कहा जाता है। इनका कार्य काटने और पीसने का है। फ्रेंड्स, मनुष्यों में जो वयस्क मनुष्य है उसमें ये दांत कितने होते हैं इसके लिए एक दंत फार्मूला दिया जाता है। ठीक है, इसमें मैंने आई से इंसाइजर, सी से केनाइन, पीएम से प्रीमोलर, एम से मोलर लिखा है। ये जो ऊपरी भाग है, ये एक लकीर खींच करके मैंने ऊपर जो लिखा है, ये ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले दांतों की संख्या है, वो भी जोड़ा में, और उनका टाइप भी है, और उसी तरह नीचे। ठीक है, तो हमारे ऊपरी जोड़े में 2 जोड़ी इंसाइजर, 1 जोड़ी केनाइन, 2 जोड़ी प्रीमोलर और 3 जोड़ी जो है वो मोलर होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 2 5, 3 2 5, 1 6, 6 और 2 8, यानी 8 जोड़ी दांत जो है ऊपर होते हैं। 8 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? 16 दांत ऊपर होते हैं। ठीक उसी तरह के दांत 16 दांत जो है नीचे होते हैं। इस प्रकार से वयस्कों में कुल कितने? 32 दांत होते हैं। तो दंत सूत्र आप याद रखेंगे, 2 1 2 3, ये जोड़ा में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी तरह बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में केवल जो जिनकी आयु जो है कम होती है, ऐसे बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं। ठीक है, खास करके जो दूध के दांत होते हैं वो केवल 20 होते हैं। ठीक है, इनका फार्मूला आप देख सकते हैं, 2 जोड़ी इंसाइजर होता है सामने वाला, 1 जोड़ी केनाइन होता है, और ये प्री मोलर नहीं होता। फ्रेंड्स, यहाँ
ध्यान दीजिएगा कि ये प्रीमोलर या अग्रचवर्णक जो दांत हैं, ये दांत बुद्धि के दांत कहलाते हैं। ठीक है, विजडम टीथ इनको कहा जाता है। ये सामान्यतः 20 वर्ष की उम्र के बाद ही निकलते हैं। ठीक है, तो प्रीमोलर जो है एक भी नहीं होता बच्चों में, और मोलर जो होते हैं, जो चवर्णक होता है चबाने वाला, वो 2 जोड़ी होता है। तो इस प्रकार से 2 1 मिला के 3 और 2 5, यानी 5 जोड़ी दांत ऊपर होते हैं, यानी कि 5 दूना 10 दांत ऊपर, 10 दांत नीचे, तो कुल दांत कितने हो गए? 20। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पर आप जीएस का देख सकते हैं कि मानव शरीर का सबसे जो कठोर भाग है वो दांतों के ऊपर चमकीला जो एक पाया जाने वाला एक लेयर है जिसको एनामेल कहते हैं, ये है। ठीक है, एनामेल जो है दांतों के ऊपर पाया जाने वाला एक चमकीली परत है, और ये मनुष्य के शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है, सबसे कठोर भाग है। ठीक है, तो मनुष्य के मुंह में ये जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन सभी दांतों का अपना अलग अलग कार्य है, उसका वर्गीकरण मैंने बता दिया। इन दांतों के द्वारा भोजन को चबा करके छोटे छोटे कणों में उसको तोड़ा जाता है, ताकि आगे जो है वो आसानी से आहार नल के दूसरे भागों में जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, जिनसे लार स्रावित होता है। ठीक है, इस लार में जो है एमाइलेज एवं टाइलिन एंजाइम होता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, भोजन में जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, उसका पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है, तो आप आंसर याद रखेंगे कि मुंह से शुरू होता है। इसके बाद भोजन जो है मुंह से ग्रास नली के द्वारा उसको ग्रास नली के द्वारा उसको निगला जाता है, और वो पहुंचता है किसमें? ग्रसिका में पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में वो क्रमाकुंचन यानी सिकुड़ते फैलते हुए क्रमाकुंचन गति करते हुए फिर पहुंचता है अमाशय में। एक पॉइंट यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसिका में भोजन का पाचन जरा सा भी नहीं होता। मुंह से शुरू होता है, लेकिन ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पर जाता है? अमाशय में। अमाशय जो है आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये अमाशय है, ये शरीर के बाएं भाग में होता है। फ्रेंड्स, आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, कि कभी भी आप देखिएगा भोजन करने के बाद अगर बाएं करवट अगर हम सोते हैं तो आराम महसूस होता है, और दाएं करवट सोते हैं तो हमें एक बोझ सा लगता है, एक बेचैनी होती है। इसका रीज़न यही है कि अमाशय बाएं भाग में होता है। भोजन करने के बाद ये भोजन इसमें भर जाता है। ठीक है, जिससे इसका भार अधिक हो जाता है। तो बाएं साइड में चूंकि ये झुका हुआ है, तो इस ओर सोने पर हमें आराम महसूस होगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में आप सोते हैं, दाईं करवट सोते हैं, तो ये इधर की ओर लटकने लगता है, जिससे कुछ अनकंफर्टेबल जो है महसूस होता है। तो ये हो गया अमाशय। अमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है? तो 4 से 5 घंटे तक। अमाशय की भीतरी दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अमाशय की भीतरी दीवार पर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस काफ़ी अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसके अलावा अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, याद रखें कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसका स्राव होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और साथ ही श्लेष्मा का भी स्राव होता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसकी क्रियाशीलता के लिए, इसकी कार्य करने के लिए भोजन जो है वो अम्लीय माध्यम में होना चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको अम्लीय बना देता है भोजन को, ताकि प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है उसको प्रोटीन को आसानी से पचा सके। और दूसरा ये होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, भोजन जो ग्रहण किया गया उसके साथ जो भी रोग के रोगाणु या सूक्ष्म जीव आए हैं, उनको ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, तो अमाशय जो है मुख्यतः प्रोटीन के पाचन के स्थल के रूप में जाना जाता है। और तो इसमें अमाशय में मैंने बता दिया जठर रस स्रावित होता है भीतरी दीवारों से, जठर ग्रंथियों से। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, उसका कार्य क्या है? फिर इसके अलावा इसमें श्लेष्मा या म्यूकस भी स्रावित होता है। ये म्यूकस क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से अमाशय की भीतरी दीवार को बचाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अमाशय कहाँ पर जाएगा? पचा हुआ यहाँ से जो है जो भोजन है अम्लीय भोजन, वो अब यहाँ से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत जो है आहार नल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 17 फीट तक होती है मनुष्य में।
और जो अन्य जंतु हैं उनमें इसकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर केवल मांसाहारी जीव है तो छोटी आंत की लंबाई उसकी बहुत कम होती है, और अगर शाकाहारी जीव है तो चूँकि उसको सेलुलोज पचाना है, लकड़ी पचाना है, इसलिए उसके छोटी आंत की लंबाई जो है ज़्यादा होती है। फिर छोटी आंत से भोजन जो है बड़ी आंत में जाता है। अब यहाँ पर चूँकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है तो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाने के बाद पचे हुए भोजन को छोटी आंत का जो पिछला भाग है, जिसको हम लोग इलियम कहते हैं, उसमें उंगली नुमा कुछ रचनाएं होती हैं। उन रचनाओं के द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, रक्त में मिला दिया जाता है। शेष अनपचा भोजन जो है आगे बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जो है कुछ दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जिनके द्वारा अनपचे भोजन में जो जल की मात्रा होती है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और जो अतिरिक्त बचा हुआ भाग है उसको मल के रूप में जो है मनुष्य समय समय पर परित्याग कर देता है। इन दोनों को और आगे एलोबरेट किया जाएगा, इनकी व्याख्या की जाएगी अगले वीडियो में। थैंक यू।